नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना चैप्टर है बारले या जौ की फसल। आइए साथियों इसका अध्ययन करते हैं। जौ या बारले, पहला पॉइंट पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम। जौ का वैज्ञानिक नाम है होर्डियम वल्गेयर। अगला है कुल या इसको बोलते हैं कुल को फैमिली। जैसे हर फसल पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप नाम वैज्ञानिक कुल इसी सीरियल से। तो अगला है कुल या फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी। गेहूं का भी कुल या गेहूं का अपन ने इससे लास्ट की क्लास में अध्ययन किया था, उसकी भी फैमिली क्या थी? ग्रेमिनी। उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है? ओरिजिन या उत्पत्ति कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में जौ का। 2n बराबर कितने हैं? 14। 2n साथियों बोलते हैं क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को यानी गुणसूत्र की संख्या को। कितने हैं इसमें? 14। परागण यानी पोलिनेशन, परागण आपको बताया था। परागण क्या होता है? पुष्प के नर भाग से पराग कणों का मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक जाना परागण होता है। स्वपरागण और पर परागण होता है। जैसे इसमें क्या है? स्वपरागण। पुष्प क्रम कौन किस टाइप का है? स्पाइक। फल या दाना किस प्रकार का है इसमें? कैरियोप्सिस। तो जौ की फसल में वैज्ञानिक नाम होर्डियम वल्गेर, कुल ग्रेमिनी, उत्पत्ति अफ्रीका, 2n बराबर 14। परागण कौन सा है? स्वपरागण। पुष्प क्रम स्पाइक और फल कौन सा है? कैरियोप्सिस। परीक्षण भार यानी 1000 दानों का वजन कितना है? 30 से 40 ग्राम के मध्य। विश्व में सर्वाधिक कहाँ अधिक होती है? रूस में। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक कहाँ अधिक होती है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में जो अधिक कहाँ होती है? जयपुर में। दानों में कितने प्रतिशत नमी होती है? 12%। अब है जौ का उपयोग माल्टिंग व शराब बनाने में यानी बियर बनाने में उपयोग होता है। तो बियर बनाने में यानी माल्टिंग इंडस्ट्री में जो बियर आती है, एक नशीला पदार्थ होता है शराब की तरह, उसमें कौन सी फसल का उपयोग होता है? जौ का। लुंगड़ी छिलका रहित जौ के दानों के किण्वन से बना एक पेय पदार्थ है। लुंगड़ी क्या है? छिलका रहित जौ के दानों के किण्वन यानी छिलका रहित जौ के दानों को फर्मेंटेशन करके एक पेय पदार्थ बनाया जाता है लुंगड़ी। तो ये किस फसल से बनता है? जौ से। और जौ का उपयोग माल्टिंग या बियर बनाने के इंडस्ट्री में भी होता है। और परीक्षण भार कितना था? 30 से 40 ग्राम। और विश्व में सर्वाधिक रूस में, भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में और राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में जौ होती है। ये क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्ल बार्ले किडनी संबंधित रोगों में लाभदायक एक पदार्थ है, पेय पदार्थ पर्ल बार्ले। ये बार्ले यानी जौ से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जौ से। पर्ल बार्ले जौ से तैयार किया जाता है। ये किडनी संबंधी रोगों में लाभदायक होता है। अब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखें। लवणीयता सहनशील फसल है जो लवणीयता सहनशील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक लवणीयता सहनशील फसल है, इस लाइन को रट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कूलिंग प्रभाव करती है। जो क्या है? कूलिंग प्रभाव का मतलब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाती है, जो हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है। यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है, यानी कूलिंग प्रभाव डालती है। कौन? जौ। मरीजों के लिए दलिया बनाया जाता है जौ का, गेहूं का नहीं बनाया जाता। किसका बनाया जाता है? जौ का। अब हालांकि अपन जौ की फसल पढ़ रहे हैं तो जौ में वसा होती है 1 से 1.5%। ये मैंने पैरेलल लिखा है आपको, ठीक है, 1 से 1.5%। तो ये ध्यान से देखना, ये वसा प्रतिशत केवल जौ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने सभी फसलों का कंपैरिजन में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। जैसे जौ में 1 से 1.5% वसा होती है, गेहूं में 1.5 से 2%, धान में 2 से 2.5%। क्या? वसा। दानों में वसा यानी फैट प्रतिशत। जवार में 2.5 से 3%, मक्का में 4% और बाजरा में 4 से 5। यानी सर्वाधिक वसा प्रतिशत, सर्वाधिक वसा, अधिकतम वसा प्रतिशत किसमें है? अनाज वाली फसलों में? बाजरा। अब देखिए, आप गेहूं खा रहे हो तो बाजरे से कितना कमजोर खाना खा रहे हो। यानी बाजरे में 4 से 5% तक वसा पाई जाती है। तो ये वसा प्रतिशत है जो गेहूं, दान, ज्वार, मक्का और बाजरा का। इसी प्रकार प्रोटीन का प्रतिशत, गेहूं में प्रोटीन 8 से 11% होती है, जिसमें ग्लूटेन होती है 10 से 12, मक्का में 10%, चावल में 6 से 7, अन्य सभी अनाज वाली फसलों में 10 से 12% के मध्य अलग अलग मात्रा में प्रोटीन होती है। गेहूं में 8 से 11,
ग्लूटेन होती है 10 से 12, मक्का में 10%, चावल में 6 से 7%, अन्य सभी में 10 से 12। यानी आप एक चीज नोट करो, सभी अनाज वाली फसलों में लगभग 10% के आसपास या 10 से अधिक मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन चावल में प्रोटीन कम होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखें, 6 से 7%। कार्बोहाइड्रेट सब में लगभग 68% होता है, लेकिन चावल में 70 या 70 से अधिक भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि चावल में प्रोटीन बाकी की तुलना में कम है और कार्बोहाइड्रेट बाकी की तुलना में ज्यादा होता है। दानों में कतारों की संख्या के आधार पर जौ को 3 भागों में बांटा है। जैसे जौ की जो बाली होती है उसमें दाने की कतारें कितनी है, उसके आधार पर जौ की फसल को 3 भागों में बांटा है। यदि उसके दानों की कतारें कहां पर, उसकी बाली के अंदर, उसके पुष्पक्रम के अंदर, जौ की फसल में उसके पुष्पक्रम या बाली में दानों की कितनी कतारें हैं, उसके आधार पर जौ को 3 भागों में बांटा है। 2 कतारों वाली जौ जिसमें दानों की 2 कतारें हो, 6 कतारों वाली जिसमें दानों की 6 कतारें हो, इरेग्युलर जिसमें कोई फिक्स नहीं हो कितनी कतारें हो, अव्यवस्थित है। ठीक है, तो जौ की बाली में दानों की कतारों के आधार पर, दानों की नंबर ऑफ रोज के आधार पर 3 भागों में बांटा है। 2 कतारों वाली जौ, 6 कतारों वाली जौ, इरेग्युलर। 2 कतारों वाली जौ का उदाहरण है होर्डियम डिस्टिंक्टम। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। 6 कतारों वाली जो होर्डियम वल्गेरी, क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है कि होर्डियम वल्गेर है 2 कतार वाली, 6 कतार वाली या इरेग्युलर, तो क्या है 6 कतार वाली। इरेग्युलर का उदाहरण है होर्डियम इरेग्युलर। तो दानों में कतारों की संख्या के आधार पर जौ को 3 भागों में बांटा है, 2 कतारों वाली, 6 कतारों वाली और इरेग्युलर। 2 कतारों वाली में होर्डियम डिस्टिंक्टम, 6 कतारों वाली में होर्डियम वल्गेर और इरेग्युलर में होर्डियम इरेग्युलर। अब है जलवायु, क्लाइमेट, ठंडी प्लस आर्द्र। देखो जलवायु के लिए आपको बताया था ठंडा या गर्म से एक शब्द लेना है, शुष्क या आर्द्र से एक शब्द लेना है। यदि कोई फसल रबी की हो तो ठंडी, खरीफ की फसल हो तो गर्म। तो जो सामान्यतः रबी की फसल है तो ठंडी। पानी अधिक और नमी अधिक चाहिए तो क्या है आर्द्र, ठंडी व आर्द्र। तापमान, हर फसल के लिए स्पेशल तापमान की आवश्यकता होती है। जौ की बढ़वार के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक आवश्यक होता है और अन्य जौ की सभी अवस्थाएं, बढ़वार के अलावा जितनी भी अवस्था है उस पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बुआई, तो बुआई में हर फसल में ये पढ़ते हैं बुआई का समय क्या है, बीज दर क्या है और कितनी दूरी पर बोते हैं, यानी स्पेसिंग कितनी है। तो जौ का बुआई का एक जो एप्रोप्रिएट समय 1 नवंबर के लगभग माना गया है। बीज दर 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर है। फैक्ट एक्यूरेट डाटा पूछा जाए तो वो है 90 किलो प्रति हेक्टर, यानी 1 हेक्टर क्षेत्रफल में बुआई करने के लिए 80 से 100 किलो जौ के बीज की आवश्यकता होती है। स्पेसिंग का मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 22.5 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग होती है। बीजोपचार, यानी बीज को बोने से पहले किसके द्वारा उपचार करते हैं, तो इसमें एग्रोसेन या सेरासन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज मिलाकर किसके बचाव के लिए, आवर्त कंडवा के लिए, और अनावर्त कंडवा रोग से बचाव के लिए वीटावैक्स या बेविस्टिन, इन दोनों में से एक से उपचारित करना है। और आवर्त कंडवा के लिए इन दोनों में से एक से, यानी लूज स्मट और कवर्ड स्मट 2 अलग अलग बीमारियां होती है। आवर्त कंडवा और अनावर्त कंडवा। आवर्त कंडवा से बचाव के लिए एग्रोसान या सेरोसेन से बीज उपचार करना है और अनावर्त कंडवा से बचाव के लिए वीटावैक्स या बेविस्टिन से। अब एक किस्में, जो कि इंपॉर्टेंट किस्में, वेराइटियां कौन कौन सी है। रत्ना जो किस्म है ये IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किस्म है। रेखा RD 2503 अंबर माल्टिंग उद्योग के लिए, माल्टिंग उद्योग मतलब बियर बनाने के लिए, शराब उद्योग के लिए उपयुक्त किस्में हैं। RS 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दुर्गापुरा जयपुर द्वारा विकसित किस्म है। क्लिपर 2 इस किस्म की विशेषता है, ये 2 कतारों वाली किस्म है। यानी अपन ने पढ़ा था जौ में दानों की कतारों के आधार पर जो 3 प्रकार की होती थी, 2 कतारों वाली, 6 कतारों वाली, इरेग्युलर। तो ये 2 कतारों वाली का उदाहरण है। नीलम और किरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चपाती बनाने के लिए जौ की उपयुक्त किस्म है। नीलम व किरण चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। BL2 RD 2552 लवणीयता सहनशील किस्म है। क्या है, लवणीयता सहनशील किस्म है। RD 2052 सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म है, इसको नोट कर लें। RD 2052 सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म है। तो रत्ना IARI द्वारा विकसित किस्म है।
रेखा RD 2503 अंबर माल्टिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। RS 6 दुर्गापुरा जयपुर द्वारा विकसित किस्म है। क्लिपर 2 2 कतारों वाली किस्म है। नीलम और किरण चपाती, नीलम या किरण चपाती बनाने में उपयोगी है। BL2 RD 2552 लवणीयता सहनशील किस्म है। RD 2052 सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। अब है RD 387 यानी राजकिरण, यह भी सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। इसके बारे में यह किस्म पूछा जाता है। RD 387 का दूसरा नाम क्या है तो राजकिरण। RD 387 या राजकिरण भी सूत्रकृमि प्रतिरोधी यानी निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है। RD से शुरू होने वाली अधिकांश किस्में जो की ही होती है। केदार चारा व दाना उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त किस्म है। केदार BSH 46 पाला सहनशील व नॉन सेटरिंग, नॉन सेटरिंग मतलब जिससे जड़ने के दानों से जड़कर दानों का नुकसान नहीं होता हो। करण 3 हिमानी डोलमा कैलाश छिलका रहित किस्में हैं। तो RD 387 राजकिरण सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो। RD और केदार चारा व दाना उत्पादन हेतु उपयोगी है। BSH 46 पाला सहनशील व नॉन सेटरिंग किस्म है। करण 3 हिमानी डोलमा कैलाश छिलका रहित किस्में हैं। अब है BM4 एक किस्म है, यह उत्परिवर्तित किस्म है यानी म्यूटेंट वेराइटी है। क्या है? म्यूटेंट वेराइटी, उत्परिवर्तित किस्म है म्यूटेंट वेराइटी। म्यूटेंट वेराइटी 6 कतारों वाली किस्म जो होती है उसके ज्योति व आजाद 6 कतारों वाली के एग्जाम्पल है, किस्म है। खरपतवार प्रबंधन यानी वीड मैनेजमेंट, यानी किसी फसल में खरपतवार प्रबंधन का अध्ययन करने में क्या चीजें पढ़ी जाती है कि उस फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा है और उस खरपतवार का नियंत्रण क्या है, कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं, कितनी मात्रा काम में लेते हैं। तो गेहूं व जौ में एक ही जैसे खरपतवार होते हैं, क्योंकि जैसे गेहूं का मुख्य खरपतवार गेहूं सा है वो जौ में भी पाया जाता है। एक जंगली जई है वो भी जौ में पाई जाती है। हिरणकुरी है गेहूं में पाई जाती है, जौ में भी पाई जाती है। गेहूं रबी की फसल है, जो भी रबी की फसल है, तो रबी के जितने भी खरपतवार होंगे वो इसमें पाए जाएंगे। तो गेहूं सा, गुल्ली डंडा गेहूं का मामा है, गेहूं का नकलची खरपतवार फेलरिस माइनर जो गेहूं में भी पाया जाता है और जौ में भी पाया जाता है। अविन्या पटुआ जंगली जई जो का मुख्य खरपतवार है, जो गेहूं के खरपतवार है वो इसमें भी है। इसका मुख्य खरपतवार क्या है? जंगली जई। इसके अलावा हिरणकुरी ऑब्जेक्शनेबल वीड है, रबी के सभी खरपतवार यानी खरपतवार में क्या है? गेहूं सा, जंगली जई, हिरणकुरी, ये तो है ही है। जो गेहूं में पाए जाते हैं वो सेम पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रबी की फसल है तो रबी में पाए जाने वाले सभी खरपतवार इस फसल में पाए जाएंगे। अब खरपतवार प्रबंधन भी वैसा ही होगा जैसा गेहूं में होता है, क्योंकि खरपतवार भी सेम है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2,4-D आधा किलो प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। कब? बुआई के 30 से 35 दिन बाद। दोबारा देखो, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरे होते हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले जिन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती है, लीफ ब्रॉड लीफ होती हैं, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D आधा किलो प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल में स्प्रे करते हैं। संकरी पत्ती जिनकी पतलियां, खरपतवारों की पत्तियां पतली हो, उनके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरोन 1 किलो प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल में उपयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में गेहूं और जौ में सल्फोसल्फ्यूरोन का प्रयोग लेते हैं। 25 ग्राम मात्रा खड़ी फसल में स्प्रे करते हैं प्रति हेक्टेयर। लेकिन इसमें प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंट आ गई, इससे खरपतवारों का नियंत्रण नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी जगह आजकल मेटासल्फ्यूरोन काम में लेते हैं। उसकी मात्रा 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। नोट कर लें, सल्फ्योसल्फ्यूरोन की मात्रा 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि मेटासल्फ्यूरोन की मात्रा 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। अब है उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन में पढ़ते हैं कि कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटास लेते हैं। तो जौ के लिए लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम P2O5 यानी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब होता है सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? इरिगेशन मैनेजमेंट। सिंचाई प्रबंधन में ये पढ़ते हैं कि कितनी सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्था देते हैं। जैसे गेहूं में पढ़ा, गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्थाएं थी अलग अलग, तो इसमें क्रांतिक अवस्थाएं 3 है। जौ में कितनी है? 3। कौन कौन सी? टिलरिंग, बूटिंग, मिल्किंग। टिलरिंग यानी कल्ले निकलना कब आती है? बुआई के 30 से 35 दिन बाद।
बूटिंग बुआई के 60 से 65 दिन बाद, मिल्किंग यानी दानों में दूध पड़ने की अवस्था, दूधिया अवस्था बुआई के 80 से 85 दिन बाद। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जौ में सिंचाई की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं हैं? 3। कौन कौन सी है? टिलरिंग, बूटिंग, मिल्किंग। कब कब आती है? बुआई के 30 से 35 दिन बाद, बुआई के 60 से 65 दिन बाद, बुआई के 80 से 85 दिन बाद। अब है बीमारियां यानी डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां होती है। जैसा अपन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे कृषि प्रयोगशाला का, चाहे प्री पीजी का, जेआरएफ का, कि आप बीमारियों का वर्णन कीजिए। आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये बीमारी इस फसल की मुख्य बीमारी है या नहीं है, या इस फसल की मुख्य बीमारी है तो आपको ध्यान रखना है ये कवक से होती है, एक सूत्रकृमि से होती है, जीवाणु से, और फिर उसके बाद में याद रखना है इस कवक से होती है तो कौन से कवक से होती है, और इसकी कोई इंपॉर्टेंट प्रतिरोधी किस्म या इंपॉर्टेंट लक्षण हो तो अपन को याद रखना है। तो बीमारियों में पढ़ते हैं पत्तीधारी यानी लीफ स्ट्राइक, पत्ती धारीदार रोग यानी पत्तियों पर, लीफ पर पत्तियां होती है उन पर धारियां बन जाती है, ये एक कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित रोग। कौन से कवक से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनी नाम के कवक से। तो पत्ती धारीदार रोग एक कवक जनित रोग है, फंजाई जनित रोग है। कौन से कवक से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनी से। आवर्त गंडवा यानी कवर्ड स्मट, कंडवा यानी स्मट, ये एक कवक जनित रोग है। कौन से कवक से होता है? उस्टिलागो होर्डी नाम के कवक से। ध्यान रखें ये आवर्त कंडवा है या अनावर्त कंडवा है, यानी ये कवर्ड है और ये लूज है। आवर्त कंडवा कवर्ड स्मट, अनावर्त कंडवा लूज स्मट। ये भी कवक जनित रोग है तो ये भी कवक जनित रोग है। ये भी स्टिलागो से होता है, ये भी उस्टिलागो से, लेकिन ये उस्टिलागो होर्डी से होता है, स्टिलागो न्यूडा से होता है। तो आवर्त कंडवा कवर्ड स्मट एक कवक जनित रोग है, उस्टिलागो होर्डी नाम के कवक से होता है। अनावर्त कंडवा लूज स्मट ये भी कवक जनित रोग है, लेकिन उस्टिलागो न्यूडा कवक से होता है। मोलिया रोग जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोलिया रोग किस फसल का मुख्य रोग है? जौ का। क्यों? क्योंकि ये सूत्रकृमि से होने वाला रोग है। किससे? सूत्रकृमि यानी निमेटोड से। किससे? निमेटोड से होने वाला रोग है। और कौन से निमेटोड से होता है? हेट्रोडेरा ओविनी नाम के सूत्रकृमि से। मोलिया रोग जो का मुख्य रोग है, ये एक सूत्रकृमि जनित रोग है, हेट्रोडेरा ओविनी नाम के सूत्रकृमि से होता है। इसके अलावा पर्पल ब्लॉच हेलमिंथोस्पोरियम कवक से होता है। रोली जो गेहूं में होती है वो जौ में भी होती है, लेकिन वो मुख्य रूप से गेहूं का एक मुख्य रोग है। अब है कीट। जौ के कोई विशेष कीट नहीं होते हैं, एक मोइला या एफिड होता है जिसका प्रकोप होता है। इसके अलावा दीमक जो मैंने पहले पढ़ा था, ओडेंटोटर्मस ओबेसिस नाम होता है, दीमक का भी प्रकोप होता है। उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टर, उपज कभी फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलती रहती है, लेकिन औसतन उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कटाई कब करनी है? जब 15 से 20% दानों में नमी हो, और भंडारण कब करना हो? जब 10 से 11% दानों में नमी हो। दाना व भूसे का अनुपात कितना होता है? 1:1.25 इसमें अनुपात होता है। धन्यवाद साथियों।